हाँ जी, नमस्कार साथियों। कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, जिस पर अपन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक अपना जनसंख्या का वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे कि विश्व के अंदर जनसंख्या वितरण किस प्रकार का है, यानी कि जो जनसंख्या का बसाव है वो किस स्थानों पर है, उन स्थानों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी कि वो उसी स्थान पर क्यों लोग बसते हैं। फिर उनको घनत्व यानी कि जो उनकी मात्रात्मक असमानता है वो देखने को मिलती है। फिर कुछ जो विशेष प्रकार के घनत्व है जो ज्योग्राफी के संदर्भ में शब्दावली के रूप में, जैसे सामान्य घनत्व है, कायिक घनत्व है, पोषण घनत्व है, कृषि घनत्व है। ठीक है, इस प्रकार के कोई टर्म है तो वो अपन देखेंगे। तो देखते हैं, टॉपिक है जनसंख्या का वितरण और घनत्व है। दो चीज दे रखी, विश्व की जो जनसंख्या है विश्व के संदर्भ में उनका वितरण कैसा है और उनका घनत्व कैसा है, वैसे दे रखा है घनत्व। इनको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ऐसी कौन से कारक है, भौगोलिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, ऐसे कौन से कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है, तो सबसे पहले दे रखा है अवस्थिति। ठीक है, यानी कि लोकेशन। लोकेशन भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। मुख्यतः अपन देखते हैं कि जनसंख्याओं का जब वितरण पढ़ते हैं तो 90% जनसंख्या है वो विश्व का जो स्थलीय भाग है या जन बसाव वाला क्षेत्र है उसके 10% भूभाग पर निवास है। 10% भूभाग है जहां पर 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जमीन का या पृथ्वी की जो बसावट का जो क्षेत्र है या स्थलीय भाग धरातल है उसका 80% से ऊपर जो भूभाग है, 80 से 90% का भूभाग है वो जन शून्य है या जन आवास, बहुत ही नगण्य प्रकार के लोग वहां रहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र कहाँ है, जैसे कि आप देखते हो तटवर्ती क्षेत्र है। ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र में विश्व की जितनी भी जनसंख्या है निवास उनका, तो वो तटवर्ती क्षेत्र, चाहे वो नदी के किनारे हो या फिर समुद्रों का जो महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ नगरीय बसाव देखना है। भारत के संदर्भ में देखो तो भी जितनी भी बड़े बड़े शहर है भारत के, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, ठीक है, कलकत्ता है, तो वो महासागरों के किनारे हैं। ठीक है, तो अवस्थिति है वो मुख्यतः प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जलवायु। जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है, तो विश्व के संदर्भ में जब जलवायु पढ़ते हैं तो बहुत से विभिन्न प्रकार की जलवायु है, जिसमें बहुत ही कठोर प्रकार की जलवायु, जैसे अपन ने एस्किमो जनजाति के संदर्भ में पढ़ा कि वो बहुत कठोर जलवायु है उसमें निवास करती है। ठीक है, क्योंकि तापमान बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। जबकि अपन देखते हैं कि एशिया का दक्षिणी भाग है जो मानसूनी प्रदेश है। ठीक है, मानसून के कारण यहाँ बरसात की अधिक मात्रा प्राप्त होती है तथा ये मैदानी प्रदेश है। ठीक है, लोकेशन के अनुसार देखें तो मैदानी प्रदेशों में, और मानसून के कारण ये विश्व का जो घना बसा क्षेत्र है। ठीक है, वितरण के अंदर जब देखेंगे तो पता चलेगा दक्षिणी एशिया के जो देश है लगभग जो 90-80% से ऊपर की जनसंख्या वो मात्र 10 से 15 देशों के अंदर निवास करती है। उसमें से 6 या 8-10 देश है जो एशिया के ही देश है। ठीक है, जो कि मानसूनी प्रदेश के अंदर शामिल है। ठीक है, तो जलवायु मुख्यतः जलापूर्ति के लिए या उनके लिए प्रभावित करने वालों में। ठीक है, उसके बाद है भूमि की बनावट। उसके बाद है भूमि की बनावट। या इसको धरातल कह सकते हैं, धरातल का स्वरूप कह सकते हैं। भूमि की बनावट या धरातल का स्वरूप कैसा है, तो उसके संदर्भ में देखते हैं कि पर्वत है, पठार है, उन भागों में जनसंख्या का निवास नहीं हो सकता। जबकि मैदानों में घना बसा क्षेत्र अपन देखते हैं, मैदानी क्षेत्र है या नदियों के किनारों वाला पार्ट का क्षेत्र है, वहाँ लोग बहुत अधिक मात्रा में बसावट करते हैं या जनसंख्या घनत्व है वो अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला जो अपन देखते हैं तो वो है जल की पूर्ति या
जलापूर्ति, ठीक है। जलापूर्ति किस प्रकार प्रभावित करता है, तो मुख्यतः संसाधन के रूप में सबसे उपयोगी जल है, जैसे घरेलू पीने के लिए है या फिर घरेलू जो भी गतिविधियां हैं, या उद्योगों के बसावट के लिए उद्योगों में जल की आपूर्ति चाहिए, या फिर जितने भी जल संसाधन, तो मुख्यतः बहुत सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं का बसाव देख लो, वो नदियों के किनारे या फिर जहाँ जल का स्रोत रहा हो, पीने योग्य पानी रहा हो, उद्योगों में काम आने वाला, या पशुपालन के अंदर काम लेने के लिए जल की बहुत आवश्यकता है। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं वो नदियों के किनारे बसी है, और वर्तमान क्षेत्र में जितनी भी मैदानों की जनसंख्या है वो जन घनत्व के रूप में नदियों के या महासागरों के तटवर्ती क्षेत्रों में, या जहाँ भूमिगत जल की अधिकता हो, ऐसे स्थानों पर जनसंख्या देखने को मिलती है। उसके बाद अपन देखते हैं मिट्टियाँ। मिट्टियाँ भारत के संदर्भ में जब भी देखो तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी अपन पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी है या काली मिट्टी है, ठीक है। और जन बसाव के रूप में देखते हैं तो जो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और जन घनत्व देखें तो भी इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो ये भाग है, इनमें जन बसाव अधिक है और यहाँ की मिट्टियाँ उपजाऊ है, तो कृषि करने के लिए उपयोगी है, ठीक है। कृषि से जो कच्चे माल के रूप में संसाधन प्राप्त होते हैं और कृषि आधारित जितने भी उद्योग है वो भी स्थापित होते हैं, तो मिट्टियाँ भी प्रभावित करने वाले कारकों में। उसके बाद देखते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन विश्व के संदर्भ में जब अपन पढ़ेंगे तो एशिया को छोड़ करके यूरोप है या फिर अमेरिका है, इन देशों के अंदर जब देखेंगे तो उनका जन बसाव क्षेत्र मुख्यतः औद्योगिक किनारों पर, जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ लोगों का निवास अधिक है, और उद्योगों का बसाव उन्हीं स्थानों पर है जहाँ कच्चे माल के रूप में खनिज संसाधन उपलब्ध है, ठीक है। तो खनिज संसाधन भी मानव बसाव को या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके बाद देखते हैं शक्ति संसाधन। ये वैसे शक्ति संसाधन ये खनिज संसाधन का ही भाग है, जिसके अंदर जीवाश्म ईंधन के रूप में या फिर जलापूर्ति बिजली उत्पादन के रूप में, ठीक है। तो ये खनिज संसाधन का ही भाग है इसके रूप में प्रभावित करने वालों में। फिर उसके बाद में देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, ठीक है। आर्थिक कारक मुख्यतः ये बाजार से संबंधित या व्यापार से संबंधित गतिविधियां, जितनी भी उद्योगों की स्थापना से लेकर के व्यक्तियों के जो उपभोग की वस्तुएं हैं वो, यानी कि बाजार इसमें शामिल है, ये भी मुख्यतः प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। उसके बाद देखते हैं मोस्टली वो है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक, ठीक है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक जनसंख्या के वितरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, तो मूलतः जो भी स्थान अपन देखते हैं जो कि धर्म स्थलियों का जो मूल केंद्र रहा हो, ठीक है। इजराइल जिस प्रकार से अपन देखते हैं, इजराइल है, सऊदी अरब है, जो कि इनके धर्म के मूल केंद्र है या उद्गम केंद्र है, जहाँ से उनके ईसाई हुए, ये इस्लाम धर्म हुआ, इनकी शुरुआत हुई है। तो उनका जो मूल स्थान को लेकर के जो लड़ाई है या फिर लोगों का बसाव है उन पवित्र स्थानों के पास रहने का, भारत के संदर्भ में भी जो मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है या कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, जो संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं, तो लोग वहाँ वहाँ पर्यटक के रूप में भी जाते हैं, और मुख्यतः वहाँ उनका बसाव क्षेत्र भी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जितने भी ऐतिहासिक नगर बसे हैं तो वो मुख्यतः पूजा के स्थल रहे होंगे या फिर कोई और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र अवश्य रहा है। और वहाँ आज बहुत बड़े शहर जैसे कि इलाहाबाद है, ठीक है, तो वो एक सांस्कृतिक त्रिवेणी संगम के रूप में बसा हुआ शहर है, ठीक है। उज्जैन है, ठीक है। तो ऐसे जो शहर है इनका बसाव मुख्यतः सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा हुआ है, ठीक है। इस कारण इन क्षेत्रों का बसाव है। तो ये धार्मिक रूप से धार्मिक उद्गम केंद्र या कोई पवित्र स्थान से लेकर के या सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ स्थान रहा हो, तो ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं मुख्यतः, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी मुख्यतः वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है, जो कि सुरक्षा से संबंधित है। जनसंख्या जहाँ सुरक्षित महसूस करेगी वहाँ अपन देखते हैं विश्व के अंदर बहुत सारी जनजातियां या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रवास के रूप में या एज है वो
प्रवास करते हैं, ठीक है, और प्रवास ऐसे स्थान पर करते हैं जो उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो या अपनी आजीविका चला सके, ठीक है, और आजीविका के रूप में ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जहां लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं कर सके, या फिर उनको सुरक्षा से संबंधित किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो, ठीक है। या फिर अपन देखते हैं शरणार्थी, ठीक है, शरणार्थी जो अपने मूल स्थानों से, या ऐसे लोग जिनका रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो शरणार्थी लोग भी जो बसावट है मुख्यतः वो भी राजनीतिक रूप से जहाँ भी उनको सुरक्षा महसूस होती है कि भाई हाँ हम यहाँ ऐसी जगहों पर रहकर सुरक्षा महसूस कर सकते हैं और अपनी आजीविका के साधन या जीवन यापन के लिए जो भी हमारे लिए संसाधन की आवश्यकता है वो हमें सरकार द्वारा या वहाँ के लोगों के द्वारा हमें मिल सकती है। तो राजनीतिक कारक भी मुख्यतः इनको जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से। अब देखते हैं अपन, ये तो प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें भौगोलिक कारकों में आपने पढ़ा कि भाई अवस्थिति, लोकेशन है, कहाँ किन किन स्थानों पर लोगों का निवास है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलापूर्ति कैसी है, खनिज संसाधन किस प्रकार के हैं, फिर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकार की गतिविधियों का केंद्र रहा है तो वो भी बसाव को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक कारक जो कि सैन्य सुरक्षा या अपने आप को आजीविका के साधन के रूप में सुरक्षित महसूस करने वाले कारक के रूप में प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन कि भाई विश्व की जनसंख्याओं का वितरण किस प्रकार से है। उसके बाद एक चीज देखते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे कि जन्म दर, जनसंख्या के संदर्भ में कुछ शब्दावलियां हैं जैसे जन्म दर। जन्म दर मुख्यतः सामान्य जन्म दर तो वही है कि प्रति वर्ष में, ये एक वर्ष के संदर्भ में होती है, ठीक है। एक तो प्रति वर्ष शब्द, प्रति वर्ष जन्म लेने वाले 1000 जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जन्म दर, ठीक है। मृत्यु दर, मृत्यु दर के अंदर वो भी प्रति वर्ष 1000 जीवित नहीं, 1000 लोगों के पीछे मरने वालों की संख्या, यानी कि 1000 लोगों की जनसंख्या में कितने लोगों की मृत्यु हुई है एक वर्ष के अंदर प्रति वर्ष, तो वो मृत्यु दर है, जन्म दर। इसके अलावा एक टर्म दे रखी है शिशु मृत्यु दर, ये मोस्ट है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर है एक, तो ये प्रति वर्ष के संदर्भ में है, प्रति वर्ष, ठीक है। 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में एक वर्ष से कम शिशु आए, तो ध्यान रखना 1 वर्ष से कम है और फिर 1 वर्ष की आयु से कम उनकी आयु है और वो मर गए हैं, ऐसे बच्चों की संख्या, या फिर वो प्रति 1000 के संदर्भ में इतने जो शिशुओं की संख्या है वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु की संख्या के संदर्भ में, ठीक है। तो एक तो प्रति वर्ष है, उसमें 1 वर्ष से कम जो आयु का शिशु है उसकी ऐसे 1000 के प्रति में मृत्यु हो जाती है, ऐसे जो अनुपात मिलता है वो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। इसके अलावा एक है मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ठीक है। तो ये है वो भी प्रति वर्ष है, ठीक है। प्रति वर्ष के संदर्भ में यहां लिखना है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख जीवित बच्चों के अनुपात में जन्म देने वाली माता की मृत्यु का अनुपात, ठीक है। क्योंकि अमूमन माता की मृत्यु कम होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य कारण से किसी या तो गर्भावस्था के समय या प्रसव पीड़ा के समय या फिर जन्म देने के बाद अधिकांशतः माताओं की
प्रसूताओं की मृत्यु हो जाती है तो वो 1 लाख संख्या के संदर्भ में, ये ध्यान रखना, 1 लाख के अनुपात में उनको निकाला जाता है। 1 लाख जो जीवित बच्चे हैं उनमें से किस अनुपात में माताओं की मृत्यु हो गई है, उन माताओं की मृत्यु का अनुपात क्या कहलाता है? मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अपन अब देखते हैं सामान्यतः विश्व की जनसंख्या के वितरण का जो प्रारूप है वो देखते हैं। विश्व में जनसंख्या का प्रारूप किस प्रकार का है, यानी कि कितनी जनसंख्या है वो किस मात्रा में कौन से स्थानों पर निवास करती है। तो ऐसे इस संदर्भ में अपन देखते हैं तो एक फैक्ट तो लिख दिया कि 90% जो जनसंख्या है वो 10% भूभाग पर निवास करती है। ठीक है, 10% भूभाग पर निवास करती है। ठीक है, ये मुख्यतः जनसंख्या के प्रारूप में अपन देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी देखते हैं कि भाई विश्व के 10 देश ऐसे हैं। ठीक है, 10 देशों के अंदर 60% जनसंख्या निवास करती है, और इन 10 देशों के अंदर तो 6 देश है वो दक्षिणी एशिया या फिर एशिया महाद्वीप का है। ठीक है, जिसके अंदर भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, जापान है, मलेशिया है, चीन है। ये 5-6 ऐसे देश है जिसके अंदर 60% से ऊपर जनसंख्या है वो इन्हीं देशों में निवास करती है। तो इसका मतलब देखने को मिलता है कि जो रहने योग्य धरातल का भाग है उनमें सभी जगह पर एक समान नहीं, असमान वितरण देखने को मिलता है, और जिन स्थानों पर निवास है वो अत्यधिक मात्रा में, जहाँ संसाधन बहुत कम होते हैं और रहने की जगह भी बहुत कम होती है, फिर भी लोगों का निवास रहता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रारूप के संदर्भ में देख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि भाई ऐसे देशों में इनको जो विभाजित रूप में देखें तो किन किन भागों में जनसंख्या का निवास अधिक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एशियाई प्रदेश। एशियाई प्रदेश, और एशियाई प्रदेश के अंदर एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग, मुख्यतः दक्षिणी एवं पूर्वी भागों के अंदर जापान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ठीक है, ताइवान और जितने भी फिलीपींस वगैरह ये द्वीप समूह हैं वो पूर्वी भागों में आते हैं। और दक्षिण के अंदर अपने सार्क कंट्री जो साउथ एशिया के देश है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये देश शामिल है। और दक्षिणी पूर्वी भागों में समझो तो ये जो देश है, ये जो प्रदेश है एज आपको देखोगे तो ये मानसूनी प्रकार का प्रदेश है। किस प्रकार का है? मानसूनी प्रदेश है। मानसूनी प्रदेश है और मानसून से प्रभावित है, इसका मतलब ये कृषि प्रदेश है। कृषि प्रदेश, इसका मतलब यहाँ की जनसंख्या है मुख्यतः प्राथमिक प्रकार की गतिविधियां, जो भी प्राथमिक व्यवसाय है कृषि पर निर्भर है, या फिर खनन, जो भी खनन के कार्य, प्राकृतिक संसाधनों से जो अपनी आजीविका के साधन चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रदेश के अंदर ये लोग निवास करते हैं, इनको मानसूनी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं भाई जलवायु या और जो ये कृषि करते हैं वो है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि, तो सबसे पहला जो प्रदेश पड़ा अपने एशियाई प्रदेश है। एशिया प्रदेश के अंदर पूर्वी और दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी प्रदेश जो एशिया का है, जो कि मानसूनी प्रकार का प्रदेश है, या मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है। और मानसून के प्रभाव के कारण यहाँ के लोग जो कृषि पर निर्भर है मुख्यतः, और कृषि पर निर्भर है वो कृषि सबसे अधिक करते हैं, जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, अपने आजीविका के लिए अपने जीवन को निर्वाह कर सके, इस प्रकार की कृषि। अपन जब अगला प्रदेश पढ़ेंगे तो वहाँ व्यावसायिक प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, तो पहला प्रदेश देख लिया किस प्रकार की कृषि, जीवन निर्वाह की कृषि। इसके बाद दूसरा जो है वो है यूरोपीय प्रदेश। इसके अंदर भी मुख्यतः पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप के जो देश है जो औद्योगिक विकास या औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के अंदर विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है,
इस प्रकार के इटली या रसिया का जो पश्चिमी भाग है ये देश इसके अंदर शामिल है। यानी कि अटलांटिक महासागर के जो तटवर्ती भाग पर निवास करने वाले लोग हैं इनका अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। इसका मतलब यहाँ औद्योगिक विकास हुआ। इसका मतलब यहाँ की जो लोग हैं वो औद्योगिक संस्कृति के लोग हैं, औद्योगिक संस्कृति का यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, औद्योगिक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है और यहाँ अधिकांश जनसंख्या है वो नगरों में रहती है, इसलिए ये नगरीय जनसंख्या है। किस प्रकार की जनसंख्या है? नगरीय, यानी कि नगरों में रहने वाली। ठीक, एशिया वाली अपन ने जस्ट पढ़ी तो वहाँ ग्रामीण जो आवास है वो अधिक देखने को मिलता है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अपन तीसरा प्रदेश देखते हैं तो वो है अमेरिका महाद्वीप, और अमेरिका का भी पूर्वी अमेरिका अटलांटिक का तटवर्ती प्रदेश है। यहाँ मुख्यतः अमेरिका की जो संस्कृति है जो कि प्रवासी लोगों की संस्कृति है। ठीक है, यहाँ जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के जो लोग थे जो प्रवास के रूप में अमेरिका गए और वहाँ के संसाधनों के ऊपर उन्होंने जो संसाधनों से जो लाभ प्राप्त किया उसके आधार पर वहाँ लोग उपनिवेश के रूप में गए और फिर वहीं बस गए और वहाँ जो अपनी संस्कृति का विकास किया औपनिवेशिक संस्कृति का वो लोग हैं। तो ये भी एक प्रकार की औद्योगिक संस्कृति वहाँ देखने को मिलती है, औद्योगिक प्लस नगरीय। ठीक है, इसके साथ अमेरिकी जो प्रदेश है वहाँ विस्तृत प्रकार की या व्यापारिक प्रकार की कृषि की जाती है। किस प्रकार की? व्यापारिक कृषि। ठीक है, व्यापारिक कृषि का प्रभाव बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। वो कौन से प्रदेश के अंदर? अमेरिका के अंदर। ये अधिकांशतः अपने घने बसे क्षेत्र देखे जहाँ जनसंख्या का जो बसाव है बहुत ही अधिक मात्रा में या अधिक घनत्व के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे स्थान जो कि बिना बसे हुए या बहुत ही कम विरल बसा हुआ क्षेत्र, बसाव के क्षेत्र। कोई विशेष प्रकार की जनजाति भले ही निवास करो लेकिन आधुनिक जो मानव है या नगरों में रहने वाले लोग हैं वो ऐसे स्थानों पर नहीं देखने को मिलते। विश्व में ऐसे 4 प्रदेश है। ठीक है, पहला है अति शीत प्रदेश या अति ठंडा प्रदेश। ठीक है, अटलांटिक या आर्कटिक जो ध्रुवीय प्रदेश है या साइबेरिया के जो प्रदेश है ये विश्व में 20% भाग ऐसे हैं यहाँ जनशून्य निवास है। ठीक है, जो कि ध्रुवीय प्रदेश आप देख सकते हो 70 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांश वाला भाग है। इसके बाद देखते हैं अति गर्म प्रदेश जो भी मरुस्थली भाग है। ठीक है, जैसे आप देखते हो सहारा मरुस्थल है। ठीक है, या एटाकामा मरुस्थल है या गोबी मरुस्थल है जो ठंडे प्रकार के शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, तो ये जो मरुस्थलीय भाग अति गर्म प्रदेश है यहाँ लोगों का निवास है वो भी बहुत ही विरल या विरल रूप में या जनशून्य के रूप में, ये भी 20% भाग है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं वो है पर्वतीय विषुवत रेखीय। ठीक है, ये न गर्म है न ठंडा है लेकिन बहुत ही आर्द्र प्रदेश है, आर्द्र एवं उष्ण। आर्द्र और उष्णता की अधिकता के कारण यहाँ के जो क्षेत्र है, स्थान है जमीनी, वो बहुत ही घने बसे क्षेत्र है। किसके लिए? वनस्पति और जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में है यहाँ की। और एक तो यहाँ की जलवायु बहुत ही जो आर्द्र है या चिपचिपे प्रकार की है तो लोग बहुत जो निवास करने योग्य नहीं स्थान है। प्लस ये बहुत सी बीमारियां हैं वायरस जनित या जीवाणु जनित, और बहुत से जंगली जानवर और जीव जंतु है वो जहरीले प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो इसका मतलब विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है वो अति आर्द्रता के कारण यहाँ भी जनशून्य है। ठीक है, चौथा जो प्रदेश है वो है पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, पर्वतीय जो ऊपरी भाग है वहाँ भी लोगों का निवास है वो बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। ये मुख्यतः है जो कि कम बसे या विरल बसे क्षेत्र है। इसके अंदर विश्व में जनसंख्या का जो आवास है बहुत ही कम प्रकार देखने को मिलता है। तो ये चीज होगी। इसके बाद अपन देखते हैं जनसंख्या घनत्व। इनको प्रभावित करने वाले कारक के अंदर वो जो जनसंख्या के अंदर अपन ने देखे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है। मुख्यतः घनत्व कहते किसे हैं?
जमीन का ये क्षेत्र कोई एक प्रति इकाई क्षेत्र ले लीजिए और उस इकाई क्षेत्रफल के अंदर रहने वाला जो जन बसाव है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर ले लो या फिर और कोई दायरा ले लो, मुख्यतः जन बसाव है प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। एक वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले जो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो जन बसाव है वही क्या कहलाता है, वो घनत्व कहलाता है, ठीक है। और मुख्यतः घनत्व है वो जनसंख्या जो वितरण है, जनसंख्या वितरण है। इसकी जो असमान वितरण था ना, असमान वितरण, असमान वितरण की मात्रा ज्ञात करने में या मात्रात्मक वितरण का जो मात्रात्मक रूप है वो क्या है, घनत्व है, ठीक है। असमान रूप से देखने को मिलता है कि भाई यहाँ लोग बहुत अधिक बसे हुए, लेकिन कितने लोगों का बसाव है, तो एक संख्या के रूप में या मात्रा के रूप में निरूपित करने वाली चीज क्या है, घनत्व है। वो किस रूप में है, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जितना जन बसाव है वही क्या कहलाता है, जन घनत्व है, ठीक है। इसको मुख्यतः इस अनुपात में देखते हैं, कुल जनसंख्या बटे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ये अनुपात है वो घनत्व प्राप्त करने का अनुपात है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि भाई विशेष प्रकार के कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि घनत्व दे दिया तो वो इस रूप में इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन दे दिया कायिक घनत्व निम्न में से हैं या कायिक घनत्व का सूत्र क्या है, तो देखते हैं कायिक घनत्व, कायिक घनत्व, ठीक है। कायिक घनत्व का मतलब है कि जो क्षेत्र जन बसाव का क्षेत्र है मुख्यतः उसके अंदर जो प्रदेश है कृषि योग्य क्षेत्र कितना है, ठीक है। प्रदेश की कुल जनसंख्या, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल कृषि योग्य क्षेत्र, कृषि योग्य कुल क्षेत्र, ठीक है। तो कायिक यानी जो फिजिकल रूप से घनत्व देखने को मिलता है वो उसके अंदर कुल जनसंख्या प्रदेश की और उसमें कृषि योग्य जो भूमि है, केवल कृषि योग्य भूमि से विभाजित करेंगे तो वो कौन सा घनत्व आएगा, कायिक घनत्व है। उसके बाद देखते हैं एक दे रखा है कृषि घनत्व, कृषि घनत्व, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं कि भाई कृषि योग्य भूमि इसके अंदर भी आ गई, लेकिन इसमें कुल जनसंख्या थी, इसके अंदर जो कृषि में संलग्न जनसंख्या है, कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है। जितने स्थान पर कृषि की जाती है वो क्षेत्र ले लो और जितने कृषि में संलग्न लोग हैं उनकी संख्या ले लो, ठीक है, कुल संख्या ले लो, उनसे विभाजित करने पर अनुपात आएगा, तो वो किस प्रकार का घनत्व है, कृषि घनत्व है। इसके अलावा एक और शब्द है वो है पोषण घनत्व, क्या दे रखा है, पोषण घनत्व। इसके अंदर क्या शामिल है, तो इसमें कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या बटे खाद्यान्न योग्य जो क्षेत्र है, खाद्यान्न कृषि का कुल क्षेत्र। इसका मतलब जो कृषि कर रहे थे तो वो जो कि अपन व्यवसायिक कृषि कर रहे हैं, ठीक है, तो व्यवसाय प्रकार की कृषि की जाती है वो क्षेत्र इसके अंदर शामिल नहीं। इसमें केवल खाद्यान्न के लिए जो भी खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए कृषि का जो क्षेत्र उपयोग में लिया जाता है उसको विभाजित करो उन संख्या से, किससे, कुल जनसंख्या थे, तो वो जो घनत्व आएगा तो वो किस प्रकार का घनत्व है, पोषण घनत्व है। तो अपना जो टॉपिक था जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व और उनको प्रभावित करने वाले कारक, तो इनसे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी से या विशेष प्रकार के जो प्रदेश जो जन बसाव वाले अधिक है तो वो क्वेश्चन के रूप में बन सकते हैं। धन्यवाद।